राजस्थान के एक छोटे से गांव में देवीराम नाम का एक लकड़ी का कलाकार रहता था। उसकी एक बेटी थी, राधा। बाबा, आप ये इतने अच्छे लकड़ी के जहाज, घर कैसे बनाते हो? ये तो हमारी कला है राधा। मेरे बाबा, उनके बाबा और उनके भी बाबा सब यही करते थे। तो आप मुझे भी ये कला सिखा दो ना। हाँ हाँ, तू, तेरे बच्चे और उनके भी बच्चे यही काम करना। जब राधा बड़ी हुई तो राधा के बाबा ने उसे भी ये कला सिखाने की कोशिश की। तुझे ये सीखने के लिए समय लगेगा राधा, पर अब तेरे लिए तेरी पढ़ाई जरूरी है। तू शहर जा और अच्छे से पढ़ाई कर। पूरी जिंदगी पड़ी है ये कला सीखने के लिए तो। ठीक है बाबा। राधा के बाबा ने राधा को शहर पढ़ने भेज दिया। यहाँ गांव में धीरे धीरे लकड़ी के कलाकारों का काम कम हो गया। अब तो लगता है धीरे धीरे ये कला बंद करनी पड़ेगी। हमारे पूर्वज सदियों से यही कला चलाते आए हैं, पर हम शायद आखिरी पीढ़ी होंगी। हाँ, अब तो ग्राहक भी बहुत कम हैं। किसी को हमारे कला की जरूरत नहीं है। लगता है अब हम कलाकारों पे भूखों मरने की नौबत आएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे। हमारी कला को वापस गौरव मिलेगा। पर ऐसा होगा कब? बहुत जल्द। मुझे आशा है जल्द ही हम सब की कला को कदरदान मिलेंगे। यहाँ दिन प्रतिदिन गांव में लकड़ी के कलाकार अपना काम बंद कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग परेशान थे। 6 महीनों बाद राधा छुट्टियों पर वापस घर लौटी। बाबा, मैं 1 महीने की छुट्टी पर आई हूँ। इस बार तो मैं आपकी कला सीख कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख लेना। अगले दिन जब देवीराम एक लकड़ी का जहाज बना रहा था, तब राधा उसके पास आई। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर महल है। हाँ है तो, पर 6 महीने से इसके कोई कदरदान नहीं। अब लगता है गांव वाले सही बोल रहे थे। धीरे धीरे सभी लकड़ी के कलाकार लुप्त होते जाएंगे। और ऐसा क्यों बाबा? पहले हमारे समुदाय को सम्मान मिलता था। लोग दूर दूर से लकड़ी की कला खरीदने आते थे, पर आजकल की मॉडर्न दुनिया में हमारी कला की कोई जगह नहीं है। शायद हमारे बाद ये कला गायब हो जाएगी राधा। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी कला को मॉडर्न दुनिया में जगह जरूर मिलेगी। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। उस दिन से राधा सोचने लगी कि वो कैसे लकड़ी के कलाकारों को उनका सम्मान लौटाएगी। कई दिन बीत गए। राधा को अब तक कोई समाधान नहीं मिला था। वो काफी परेशान थी। इसी बीच उसने अपने बाबा की लकड़ी के महल की फोटो अपने दोस्तों के ग्रुप में भेज दी। सभी लोग उस महल की तारीफ करने लगे। राधा के दोस्त उसे कॉल करने लगे। अरे वाह राधा, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। तुम्हें अच्छा लगा ना? मेरे पापा ने बनाया है। अमेजिंग। इन सब की तारीफ से राधा को आइडिया आया। वो अपने बाबा के पास गई। बाबा, क्या मैं ये लकड़ी का महल अपने साथ शहर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, पर तुम इसका करोगी क्या? जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। अब जब राधा शहर लौटी तो वो अपने साथ लकड़ी का महल ले आई। उसके सारे दोस्तों ने वो महल देखा। क्या कलाकारी है दोस्तों? हाँ तो, पर ये सारे कलाकार मरे जा रहे हैं। लगता नहीं अगली जनरेशन तक इनमें से कोई भी बचेगा। हम समझे नहीं राधा। राधा ने अपने दोस्तों को लकड़ी के कारीगरों की खस्ता हालत के बारे में बताया। अब कोई इस कला को नहीं खरीदता। मुझे तो डर है कि कहीं ये कला गुम न हो जाए। हम इस कला को गुम होने नहीं देंगे। हाँ, हम इस कला की पब्लिसिटी करेंगे। पर कैसे? मेरे कुछ फ्रेंड्स जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे पब्लिसिटी करवा सकते हैं। आई हैव अ बेटर ऑप्शन। हम एक एग्जीबिशन रखेंगे जहाँ शहर के कई लोग लकड़ी की कला देखने आएंगे और इसे खरीदेंगे भी। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सारे दोस्तों को एग्जीबिशन का आइडिया पसंद आया। 1 महीने बाद शहर में लकड़ी की कला का एग्जीबिशन लगा। इस एग्जीबिशन में काफी लोग आए। लकड़ी के कलाकारों की कई चीजें बिकी। मैं नहीं कहता था कि एक दिन इस नई दुनिया में हमें भी सम्मान मिलेगा। हाँ। तभी 2 लड़कियां कलाकारों के पास आईं। अंकल, क्या ये क्राफ्ट आपने बनाया? हाँ हाँ बिल्कुल।
वाओ, बहुत अच्छा है। अंकल, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने ऐसी कला कभी नहीं देखी है। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस जर्नलिस्ट लड़की ने एक एक करके सभी कलाकारों का इंटरव्यू लिया। लकड़ी के कलाकारों का इंटरव्यू टीवी पर आया और वो सभी रातों रात फेमस हो गए। सभी लकड़ी के कलाकारों को फिर से ऑर्डर्स आने लगे। राधा के बाबा का फोन भी लगातार बज रहा था। भाई, मैं अगले महीने ही आपको लकड़ी का महल दे सकता हूँ। बाबा, अब तो आप मुझे ये कला सिखा ही दो। देखो कितनी डिमांड है। ये सब तेरी वजह से हुआ राधा। मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और मुझे गर्व है कि आप मेरे पापा हैं, जो इतने शानदार लकड़ी के कलाकार हैं। देवीराम ने राधा का माथा चूमा और उसे ढेर सारी दुआएं दी और राधा की कोशिश की वजह से लकड़ी के कलाकारों को अपनी कला के असली कदरदान मिल गए। लकड़ी के कलाकारों ने राधा और उसके दोस्तों को खूब दुआएं दी। जमशेदपुर गांव में मिनी और उसके दोस्त एक साथ रहते थे। मिनी बहुत समझदार और होशियार थी। मिनी के गांव का सरपंच किशोर सिंह बहुत ही घमंडी और लालची था। वो गांव वालों से बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। मिनी और दूसरे गांव वाले उसके व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन मिनी और उसके सारे दोस्त एक साथ बातें कर रहे थे। तभी गांव का एक लड़का जयेश वहां आया और मिनी के पास आकर बोला, मिनी, हमारे गांव को हमारी बहुत जरूरत है। क्यों, ऐसा क्या हुआ जयेश? हमारे गांव में बांध टूटने की वजह से बाढ़ आ गई है। गांव के सभी घर टूट चुके हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अरे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव के लोगों को हमारी जरूरत है। इतना कहकर मिनी और उसके दोस्त गांव की ओर चल देते हैं। मिनी और उसके दोस्त राहुल और जया जैसे ही गांव पहुंचते हैं, देखते हैं कि गांव के सभी लोग जोर जोर से रो रहे हैं और गांव पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। सारे घर टूट चुके हैं। मिनी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। राहुल और जया मिनी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मिनी? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा राहुल। मैं हमारे गांव वालों को ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। हमें कुछ करना होगा, पर हम कर भी क्या सकते हैं मिनी? हाँ मिनी, जया सही बोल रही है। हम क्या कर सकते हैं? हम जाकर गांव के सरपंच से बात करके मदद लेते हैं। मिनी, कोई फायदा नहीं है। वो तो बहुत घमंडी और लालची किस्म का व्यक्ति है। वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ मिनी, उसके पास जाकर मदद मांगने से मुझे भी नहीं लगता कि कोई फायदा है। फिर भी एक बार तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। मिनी की बातें सुनकर जयेश भी वहाँ आता है और कहता है, मिनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मिनी, राहुल, जया और जयेश चारों किशोर सिंह के घर की ओर चल देते हैं। किशोर सिंह घर में बैठा चाय पी रहा होता है। मिनी और उसके दोस्तों को देख किशोर सिंह कहता है, तुम लोग यहाँ कैसे? गांव के लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। तो क्या मैंने पूरे गांव का जिम्मा ले रखा है? पर आप गांव के सरपंच हैं। आपकी जिम्मेदारी है गांव को संभालने की। गांव के लोगों की परेशानी दूर करना कर्तव्य है आपका। तुम लोग तुम्हारा ये भाषण बंद करो और जाओ यहाँ से। किशोर सिंह की सारी बातें पीछे खड़ी उसकी बेटी रिचा सुन रही थी। रिचा मिनी और उसके दोस्तों के पीछे जाती है और उनके पास जाकर कहती है, मिनी, मैं रिचा, किशोर सिंह की बेटी। हाँ रिचा, बोलो। मुझे मेरे पिताजी के व्यवहार से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर मैं उनकी तरफ से तुम सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं भी गाँव वालों की मदद करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। पर हम करेंगे क्या? हाँ वही तो, हमारे पास अब न जगह है और न ही कोई व्यवस्था। हम कैसे उनकी मदद करेंगे? तभी मिनी का ध्यान सामने पड़े लकड़ी के ढेर पर जाता है और वो लकड़ी को देख मुस्कुरा कर कहती है, ये पेड़ हमेशा ही हमारी मदद करते हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ मैं भी। साफ साफ बताओ मिनी। हम लोग गांव वालों के रहने के लिए लकड़ी के घर बनाएंगे। पर लकड़ी के घर बनाएगा कौन? मुझे लकड़ी की पूरी कारीगरी आती है। अच्छा, पर इतनी लकड़ियाँ काफी है घर बनाने के लिए?
अरे मिनी, इतनी लकड़ियों में पूरे गांव के लिए 2 मंजिल मकान बना दूं। ठीक है, तो लग जाओ काम में, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लकड़ियां लाते हैं तो कुछ उन्हें लगाने में लगे हुए होते हैं। सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अब जल्दी ही हमारे गांव वालों के पास 2 मंजिला लकड़ी का घर होगा जो उन्हें इस बाढ़ से बचा लेगा। हाँ मिनी, चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। मिनी, जयेश, राहुल, जया और ऋचा मिलकर लकड़ी के घर बनाते हैं और गांव वालों के रहने का इंतजाम करते हैं। गांव वाले 2 मंजिला लकड़ी के घर देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे लकड़ी के 2 मंजिला घर किसने बनाए? जरूर हमारे सरपंच जी ने बनवाए होंगे। किशोर सिंह भी वहीं खड़ा गांव वालों के सामने महान बनने के लिए चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था कि तभी गांव वालों की बातें सुनकर ऋचा और जयेश कहते हैं, ये घर पिताजी ने नहीं, मिनी ने बनवाए हैं। मिनी को पूरे गांव की मदद करनी थी। पिताजी तो इस सरपंच के पद के लायक ही नहीं है। इस पद का असली हकदार तो वो है जो गांव और गांव वालों की मुश्किलों का सहारा बन सके। हाँ सही है, गांव की सरपंच बनने की हकदार सिर्फ मिनी है। हाँ, सिर्फ मिनी ही इस पद के लायक है। ऋचा और जयेश की बातें सुनकर मिनी कहती है, ऋचा, इस पद की असली हकदार तुम हो। जिस तरह गांव वालों के भले के लिए तुम अपने पिताजी के खिलाफ जाकर गांव वालों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करने के लिए आगे आई हो, वो काबिले तारीफ है। तुम ही इस पद के काबिल हो। तभी सभी गांव वाले पीछे से कहते हैं, आज से हमारे गांव की 2 सरपंच हैं, पहली मिनी और दूसरी ऋचा, क्योंकि दोनों ने ही बिना स्वार्थ गांव के लोगों की मदद की है और दोनों ही इस पद के लायक हैं। हम मिनी और ऋचा को गांव के नए सरपंच बना देते हैं। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ? और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है।
और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। माँ, क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर, और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ। देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी। राजा नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। उसके पिता अशोक बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था। उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। एक दिन राजा की माँ शांति ने अशोक से कहा, सुनो जी, त्योहार का समय आ रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सब त्योहार में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उन्हें अच्छा खाते हुए देखकर हमें अपने आप से बहुत गुस्सा आता है कि हम अपने इकलौते बेटे राजा को कुछ नहीं दे पाते। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। काम काज तो अब रहा नहीं। मैं तुम्हारा पेट ही सही से नहीं भर पाता तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े कहाँ से ले पाऊंगा। इतने में राजा दौड़ता हुआ आता है। पापा, पापा, पड़ोस के जो लड़के हैं वो मुझे पटाखे नहीं जलाने दे रहे। कह रहे कि तू गरीब है और तू पटाखे नहीं जला सकता। क्या पापा, हम गरीबों को पटाखे चलाने का हक नहीं है? मुझे भी पटाखे चाहिए। बेटा, हम पटाखे जरूर जलाएंगे। पर कैसे? दीपावली का समय आ रहा है, क्यों ना हम पटाखे बनाकर बाजार में बेच दे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दिवाली के समय पटाखे तो जरूर बिक जाएंगे, जिससे हमारी भी दिवाली अच्छी बन जाए शायद। अब अशोक, शांति और राजा घर में पटाखे बनाते हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ एक साधु महाराज आते हैं। कोई है घर में? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस घर में कोई है क्या? आइए महाराज, प्रणाम, पधारिए। प्रणाम बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता।
हाँ बेटा। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, एक कटोरी चावल ही है। इसी की खीर बनाकर साधु महाराज को खिला देती हूँ। घर से कोई साधु महाराज भूखा जाए त्योहार पर ये अच्छा नहीं लगता। आइए महाराज, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा ईश्वर भला करे। आज तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। शांति एक कटोरी चावल की खीर बनाकर साधु महाराज को खिलाती है। साधु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनकी सेवा भी करती है। वाह बेटा, बहुत अच्छी खीर बनाई है। भगवान तेरे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। तेरा दिल बहुत नेक है, तू ईमानदार है। भगवान तेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस रात तेज आंधी तूफान आता है और उनकी झोपड़ी में से पानी टपकने लग जाता है और घर में पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, हमारी झोपड़ी से पानी? इतनी तेज आंधी और तूफान कहाँ से आ गया? बारिश ने तो आज हद ही कर दी, हमारे सारे घर में पानी भरने लगा है। अरे शांति, ये क्या हो गया? हमने इतनी मेहनत से पटाखे बनाए थे और सारे के सारे भीग गए। ये तो सारे खराब हो गए। हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पापा, अब हम क्या करेंगे? अब तो हम उन्हें बचा भी नहीं सकते। अब हमारी दिवाली नहीं बनेगी क्या? बेटा, जैसी ईश्वर की मर्जी, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अगर उसने यही सोचा है तो फिर यही सही। शांति, अशोक, राजा तीनों उदास हो जाते हैं। अशोक अपनी झोपड़ी के आगे सिर पकड़कर बैठा हुआ होता है। तभी साधु महाराज वहाँ आते हैं, जो उसकी झोपड़ी में खाना खाकर गए होते हैं। अरे बेटा, तुम किस चिंता में बैठे हुए हो? सब ठीक तो है ना? साधु महाराज प्रणाम, पर मैं तो बर्बाद हो गया। महाराज, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? कल तो सब कुछ ठीक था। तुमने मुझे भरपेट खीर खिलाई थी और आज तुम सड़क पर बैठे हो। मुझे बताओ क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत मेहनत से दिवाली पर बेचने के लिए पटाखे बनाए थे, पर आंधी तूफान आने के कारण वो सारे खराब हो गए। अब मैं उन्हें बेच नहीं सकता और रोजगार का कोई चारा नजर नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात है बेटा, तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम देखते जाओ। साधु महाराज अपने त्रिशूल को घुमाते हैं तो उसकी झोपड़ी में रखे सारे बम पटाखे सूख जाते हैं और दुगुनी आवाज से और तेज रोशनी से जलने लगते हैं। अशोक, ये जो बम पटाखे तूने बनाए थे वो सारे सूख गए हैं और बहुत अच्छे से चलने वाले हैं, तेज रोशनी के साथ। क्या? सच में महाराज? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, इसका एक फायदा है, ये पटाखे जादुई हैं। ये टोकरी कभी भी खाली नहीं होगी। तू जितना इन पटाखों को बेचेगा, ये उतने और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बस दिवाली तक इन पटाखों के चलने से प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि वातावरण और अच्छा हो जाएगा। साधु महाराज, आपने ये तो बहुत अच्छा किया। एक तो मेरे पटाखे भी सूख गए और उनसे प्रदूषण भी हटा दिया। मैं तो धन्य हो गया महाराज। साधु महाराज दोबारा से अपना त्रिशूल घुमाते हैं तो वहाँ एक अनार बम से बना हुआ एक बड़ा घर प्रकट हो जाता है और साधु महाराज अशोक और शांति से कहते हैं, बेटा शांति, तुमने मुझे भरपेट खाना खिलाया था, मेरी आत्मा तृप्त हो गई थी। इसके बदले मैं तुम्हें एक अनार बम से बना हुआ घर देता हूँ। ये अनार बम का घर जादुई है। इसमें किसी भी बारिश, धूप, तूफान का कोई असर कभी नहीं होगा। इसमें हमेशा बरकत होगी और इसमें रहने वाला हमेशा खुश रहेगा। अशोक और शांति साधु महाराज के आगे हाथ जोड़ते हैं और साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अशोक और शांति उन पटाखों से पटाखों का व्यापार शुरू करते हैं और गरीब बच्चों को पटाखे देते हैं। सभी को मुफ्त पटाखे बांटते हैं, जिससे वो अमीर हो जाते हैं। एक दिन शांति अशोक से कहती है, देखो हम कितने गरीब थे, हमारे पास दिए जलाने तक के भी पैसे नहीं थे और आज वह दिन है जब हम गरीब बच्चों में पटाखे मुफ्त में बांट रहे हैं।
इन पटाखों ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। तुमने जो नेक भाव से उस साधु महाराज की सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने हमारी जिंदगी बदल दी। देखो, आज हमारा बेटा राजा कितनी अच्छी तरह से दिवाली मना रहा है। तभी राजा आता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी दिवाली इतनी अच्छी बना दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी अमीर लोगों के साथ दिवाली मना पाऊंगा। आज आपकी वजह से मैं सबके साथ दिवाली मना रहा हूँ और सब मुझसे मेरे बने हुए पटाखे लेना चाहते हैं। शांति और अशोक राजा की खुशी देखकर बहुत खुश होते हैं, साथ ही साथ सबकी मदद भी करते हैं। एक कस्बे में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। मदन का दूसरा विवाह निमिता के साथ हुआ था। मदन के 2 बेटे थे, सिब्बू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिब्बू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में पिता का हाथ बंटाता था। सिब्बू आराम से बैठकर दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चल जा, या हमेशा ये किताब ही पढ़ता रहेगा। माँ, पढ़ना भी जरूरी है। ये किताब खाने को ना देंगी। माँ, सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तुझे हमेशा सिब्बू से ही जलन क्यों रहती है? चुपचाप चला जा, सिब्बू खेत में जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कोई विदेश थोड़ी जा रहा है जो बाइक से ही जाएगा। वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत पर चला गया। एक दिन सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। पापा, मुझे बाइक चाहिए। पैदल इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? मैं तो अब इस घर में कुछ नहीं हूँ, तू अपनी माँ से पूछ ले। हाँ, मुझे ही बुरा बनाओ। माँ, दे दो ना बाइक मुझे। निमिता कुछ बोल पाती, लेकिन उससे पहले ही सिब्बू बोल पड़ा। माँ, मेरी बाइक किसी को मत देना, ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो गांव में ही है, तू तो ऐसे भी जा सकता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊँगा? तू हर समय मेरे बेटे को देखकर चिढ़ा मत कर। जा, कैसे भी जा, बाइक नहीं मिलेगी। वीरू को बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। सिब्बू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वह घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वह स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब घर में बाइक मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अब मुझे साइकिल से ही जाना होगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन कॉलेज जाना भी आज बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल बहुत तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। ओह, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। चलो, साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूँगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वह कॉलेज भी पहुँच गया, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में एडमिशन कौन देता है? ना जाने क्यों ही बुलाते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर। ना इनको कपड़े पहनने का सलीका है और ना इनके पास पैसे हैं। गरीब साइकिल से ही चले आते हैं। बिल्कुल सही बोला तू। इन जैसे लड़कों की वजह से ही कॉलेज की रेपुटेशन भी खराब हो रही है। हाँ, चल चलते हैं, हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट लेनी है। कल ये लड़के हमारे लिए चाय सर्व करेंगे। लड़के ये बात कहकर चले गए, लेकिन वीरू के मन पर इन बातों का बहुत असर पड़ा। वीरू की आंख से आंसू आ गए। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। अब मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाता हूँ। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मुझे खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है?
माँ ये फालतू काम नहीं है, मैं एक बम्बू बाइक बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौनों की जरूरत पड़े। माँ मन बहलाने दो बेचारे को, इसके नसीब में तो बाइक है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सभी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। यह देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने बाइक बना दी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। सिब्बू ने बाइक को नष्ट कर दिया। यह देखकर वीरू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जंगल में जाकर ही बाइक बनाने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा जो भी पूछे तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना, तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी पापा जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी ना मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाओ, ये क्या है? ये कितनी मस्त और यूनिक बाइक है। यार इसने कहीं से चुराई होगी। इन गरीब लोगों के बस का ये सब नहीं होता। और वीरू ने समझा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ कॉलेज जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता है। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव बनने जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा। कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी स्टूडेंट्स को एक हॉल में इकट्ठा किया गया। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जा अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज का नाम बढ़ाया है और साथ ही प्रकृति को भी इज्जत दी है। इससे फ्यूचर में आने वाले प्रदूषण से बचाव होगा। और ये बाइक जो पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज के नाम को ऊंचा करने वाले स्टूडेंट का नाम है वीरू, जिसे एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए नियुक्त किया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को पुरस्कार मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। यह सुनकर पिता मदन को बहुत खुशी हुई। माँ और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांव में वीरू के ही चर्चे होने लगे। सभी लोग बम्बू बाइक देखने आने लगे।